In today's video we are going to discuss about magnetic materials. तो हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एंड देन विल सी हाउ वी कैन कैटेगराइज मटेरियल, व्हाट आर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, एंड व्हाट इज क्यूरीज लॉ, and what are ferromagnetic materials, and then Curie's temperature, and at the last we'll see what are hysteresis law. So without wasting any time, let's start. So what is magnetization and magnetic intensity? तो मैग्नेटाइजेशन को समझने से पहले वी शुड नो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो हमें पता है कि इन एटम्स जो इलेक्ट्रॉन है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो सकता है, राइट? और एक एटम में देर आर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम. तो अगर हमारे पास एक मटेरियल है और हमने इसकी कुछ एक वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, लेट अस दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल, और ये वॉल्यूम है से V, तो मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट in this volume, right, divided by the volume, right? So mu is the net magnetic dipole moment of the atoms present in this volume divided by the volume. तो इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन. ओके, सो व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी? सपोज हमारे पास एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में देर इज अ मैग्नेटिक कोर. तो अगर हम इसमें करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ये जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, राइट? सो देयर विल बी सम मैग्नेटाइजेशन, जो भी हमने यहाँ पे स्टडी किया था. अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड द कोर, अब ये फील्ड दो तरीके से प्रोड्यूस हो रही है. एक तो बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द कॉइल, इसको मैं बी नॉट बोल देता हूँ. और सेकेंड फील्ड विल बी ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम बी एम बोल देते हैं. अब ये जो बी नॉट है, ये तो डायरेक्टली हमको पता है कि व्हाट इज द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई एन. और यहाँ पर बी नॉट बाय म्यू नॉट को हम बोलते हैं एच, विच इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी. तो ये किसके बराबर होगा, आई एन के बराबर, राइट? सो दिस इज अवर मैग्नेटिक इंटेंसिटी. म्यू नॉट टाइम्स एच. और जो बी एम है, Bm is directly proportional to magnetization, right? और यहाँ पे जो constant of proportionality होगा that will be mu naught, right? So ये m आ गया. अब Bm is equals to mu naught times m, और जो ये magnetization है it is directly proportional to the magnetic intensity, so it is proportional to magnetic intensity. So m can be written as some constant which is known as chi times h. Now this constant is known as magnetic susceptibility, और इस कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जो हमारा मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है. तो हम इसको लिख सकते हैं m is equals to chi times h, so this will be mu naught times chi times h, so this will be mu naught times 1 plus chi times h. Right, so this 1 plus chi, so this chi basically is magnetic susceptibility. तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स म्यू रिलेटिव टाइम्स h. So this is the magnetic field inside the core, right? And depending upon the value of chi, we can categorize the material. Now let us see how we can categorize. So in case of a diamagnetic material, this chi value is less than equals to -1, so sorry, greater than equals to -1 and less than 0, right? तो जो chi की वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव होती है. So 1 plus chi will be greater than equals to 0 and less than 1. तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, और आप कह सकते हो जो रिलेटिव है म्यू रिलेटिव, इट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस chi. सो वी कैन से म्यू ऑफ द मटेरियल will be slightly less than
द म्यू फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, तो वो हल्का सा कम हो जाएगा, तो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल विल डिक्रीज इफ वी हैव अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो काय होता है, इट इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन सम वेरी स्मॉल नंबर, राइट? सो एप्सिलॉन इज अ स्मॉल नंबर, so 1 plus chi will be greater than 1 and less than 1 plus epsilon, right? This epsilon is a very small number, so mu r, which is nothing but 1 plus chi, so mu we can say will be slightly greater than mu naught। तो यहाँ पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मार्जिनली इंक्रीज हो जाती है इनसाइड द मटेरियल। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इसमें जो काय की वैल्यू होती है दैट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू 1, राइट? इट इज वेरी लार्ज, सो वी कैन से इन दिस केस दिस म्यू इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू म्यू नॉट। तो मतलब ये 2000-3000 टाइम्स भी आपकी जो फील्ड है वो इंक्रीज हो सकती है इनसाइड द मैग्नेटिक कोर। तो इस तरह से मटेरियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं एज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। नाउ लेट अस सी व्हाट आर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं दे डू नॉट हैव नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट? तो अगर आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो है तो इनमें कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो ये जो आपको ग्रीन सर्कल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली एटम्स, राइट? एंड दे डू नॉट हैव एनी नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो वीकली रिपेल करते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड दे ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड टू अ वीक फील्ड, राइट? बिकॉज ये रिपेल हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि इफ वी प्लेस अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड अ यूनिफॉर्म फील्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी फील्ड लाइंस हैं वो एक्सपेल आउट हो जाएंगे। सो पार्शियल एक्सपल्जन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट? So this is the property of diamagnetic material, and these are some of the examples of diamagnetic material: bismuth, copper, lead, silicon, water, sodium chloride, right? और ये होता क्यों है? why the magnetic field inside the material decreases? तो इसको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हो कि अब हमारे पास जो एटम्स होंगे, से देर आर सम इलेक्ट्रॉन्स which are revolving say in this direction, and there will be some electrons which are revolving in the opposite direction. अब इस इलेक्ट्रॉन का, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा? अगर ये करंट है आपका ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करंट है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है विच इज़ रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो करंट के डायरेक्शन रिवर्स हो गए, तो इस केस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो आपका राइट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इन थियोरी यूजुअली क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है आपके से, अगर हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन द राइट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये आपका स्लो डाउन हो जाएगा, राइट? और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका स्पीड अप हो जाएगा। स्पीड अप होने से उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज हो गया है, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके अलोंग द फील्ड है वो डिक्रीज हो गया है। सो इससे देयर विल बी अ नेट डिक्रीज इन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण आपकी जो फील्ड होगी इनसाइड द मटेरियल डिक्रीजेस, राइट? नाउ अगर काय की वैल्यू -1 हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। और अगर जब परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म अचीव होता है तो इस केस में आपकी सारी की सारी फील्ड लाइंस कंप्लीटली एक्सपेल आउट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक फील्ड लाइन नजर आ रही है, ये वाली फील्ड लाइन भी बाहर चली जाएगी, राइट, आउटसाइड द मटेरियल। और जब परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म अचीव होता है उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी और एक और क्वालिटी उसमें आ जाती है विच इज़ नोन एज अ सुपर कंडक्टिविटी। तो आपको जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है। तो ऐसा कब होता है? वी हैव टू कूल मटेरियल टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूँ तो अगर आप मर्क्यूरी को 4 केल्विन से नीचे लेकर आते हो, इफ़ यू डिक्रीज द टेम्परेचर बिलो 4 केल्विन, तो वो सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर लेता है।
और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट। तो अगर हम देखें ग्राफ फॉर मर्करी, तो यहाँ पर आपका एक तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है, तो मतलब सुपर कंडक्टर बन जाता है। और अगर हम ग्राफ दिखाएं रेजिस्टेंस का विद द टेम्परेचर, एज वी रीच अराउंड 4.2 केल्विन इन मर्करी, resistivity becomes less than 10 raised per minus 5 ohms, right? So it is negligible. तो आपका जो मर्करी है वो सुपर कंडक्टर बन चुका है। So this is the case in case of a superconductivity state, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी completely expelled out। और ये जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो एक्सपेल आउट होती है, इस फिनोमेना को बोलते हैं मेजनर इफेक्ट, और यही इफेक्ट हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन में, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन गैस। सो इंडिविजुअल एटम हैव नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडिविजुअल एटम्स हैं दे हैव नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब अट्रैक्ट होता है बट वीकली, राइट। सो मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक फील्ड टू अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपके इंक्लूड हो गई हैं, दे एंटर द मटेरियल, राइट। सो देयर इज अ पार्शियल इंक्लूजन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप मटेरियल को रखते हो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कह सकते हो कि जो फील्ड लाइंस हैं वो थोड़ी सी अंदर आ जाएंगे। इट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल हैज इंक्रीज्ड। तो ये है प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन वी हैव नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर डिफरेंट एटम्स, तो वो एटम्स एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग अलाइन होने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो कि ये जो एटम्स है दे आर अलाइनिंग देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अलाइन कर रहे हैं जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल हैज इंक्रीज्ड, राइट। नाउ इन केस ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल हम एक लॉ डिफाइन करते हैं, दैट इज क्यूरीज लॉ, और इट टेल्स अस कि जो उसकी मैग्नेटाइजेशन है वो कैसे वेरी कर रही है विद टेम्परेचर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनकी मैग्नेटाइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहाँ पर C हमारा क्यूरी कांस्टेंट है, T इज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, एंड B इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो इट डिक्रीजेस, so we can say magnetization as a function of time, it decreases like this, right. Now the third type of material is ferromagnetic material. So these are some examples: iron, cobalt, nickel, gadolinium, right. अब यहाँ पर क्या होता है, it is strongly attracted by the magnetic field. It moves from a region of weak field to a strong field, just like paramagnetic material, पर यहाँ पर ये काफ़ी लाइक यू कैन से ये काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। सो नियरली कंप्लीट इंक्लूजन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आप देख सकते हो अगर मैं एक मटेरियल को, इफ आई पुट से अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then all the magnetic field lines will be included inside, right. There will be complete inclusion of the external magnetic field. और यहाँ पर यूजली आपका जो मटेरियल होता है वो डोमेन स्ट्रक्चर में होता है। सो दीज आर कॉल्ड डोमेन्स। तो ये डोमेन स्ट्रक्चर है। तो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में, अब इसका साइज बहुत छोटा होता है डोमेन का, सो इस डोमेन में जो डिफरेंट हमारे एटम्स होते हैं दे आर अलाइनिंग देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जैसे इस डोमेन में आप देख सकते हो कि इट इज अलाइनिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर इट इज अलाइनिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये जो ओरिएंटेशन है ये काफ़ी रैंडम होती है। If there is no external field, so that there will be no net magnetic dipole moment. तो आप कह सकते हो there will be no magnetization here, right? But जैसे ही आप external field को अप्लाई करते हो, all these domains they tend to align in a particular direction. और हम कह सकते हैं there will be an amalgamation of these small domains into a giant domain. तो एक सिंगल डोमेन बन गया है जिसमें all the dipoles are aligning in the same direction, right? सो यहाँ पर अगर मैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देता हूँ तो दो पॉसिबिलिटी होती हैं। या तो हमको मिलती है हार्ड फेरोमैग्नेट। हार्ड फेरोमैग्नेट का मतलब है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया है, तो मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करती है, इट विल रिमेन्स इन द मटेरियल। तो इन मटेरियल्स को बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए हैं, एल्निको हो गया, कोबाल्ट, लोडस्टोन। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया और वो मैग्नेटाइजेशन उसकी ख़त्म हो गई है, इट हैज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स को हम यूज़ करेंगे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, राइट।
बिकॉज हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करें तो वो कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाए, और हार्ड फेरोमैग्नेट्स को हम यूज़ करेंगे परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। नाउ क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? सो अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं से एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर टी सी, जिसको हम बोल रहे हैं क्यूरी टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो डोमेन स्ट्रक्चर है मटेरियल का वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा एंड वी विल गेट पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सो यहाँ पे कन्वर्जन हो जाती है फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो फेरोमैग्नेटिक के केस में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी, वेयर टी इज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर। And for paramagnetic we know that magnetization is inversely proportional to the temperature. तो ये ग्राफ हमको याद होना चाहिए, राइट? सो यहाँ पर इस टेम्परेचर पर देर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस magnetic material is the relation between the magnetic intensity and the magnetic field inside the core of the material. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट अस से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इसमें जो करंट है इस डायरेक्शन में, राइट? तो जैसे ही हम करंट को फ्लो करेंगे तो क्या होगा, आपके जो डोमेन्स हैं दे टेंड टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। जैसे वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे देयर विल बी एन इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। इंक्रीज हो रहा है, राइट? एंड देन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए वी कैन से जितने भी हमारे जो डाइपोल्स थे दे अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप फर्दर फील्ड को इंक्रीज करोगे देयर विल बी अ मार्जिनल इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो इंक्रीज होगा दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द करंट इन द कॉइल। मैग्नेटाइजेशन के कारण देयर विल बी नो इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया हमारा सैचुरेशन, इसको बोलते हैं सैचुरेट हो चुकी है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। नाउ अगर हम करंट को स्लोली डिक्रीज करते हैं, इफ यू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट स्लोली, तो जो ग्राफ है इट विल फॉलो दिस पर्टिकुलर पाथ। ये अपनी पाथ को रिट्रेस नहीं करता, ये इट फॉलो अ न्यू पाथ। और यहाँ पर आप देख सकते हो एट बी, अब बी पर क्या हुआ, बी पर द करंट इन द कॉइल इज जीरो, स्टिल देयर इज सम मैग्नेटाइजेशन इन द मटेरियल। तो यहाँ पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द कोर, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है? इसको बोलते हैं दिस वैल्यू बी आर इज नोन एज रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ओके, सो फर्दर अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, सपोज नाउ वी हैव रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अब इस डायरेक्शन में हमने कर दिया है और करंट की वैल्यू को हम स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब उससे क्या होगा, आपके जो डाइपोल्स थे जो कि राइट डायरेक्शन में अलाइन थे, अब वो फ्लिप हो जाएंगे, राइट? एंड दे विल फ्लिप एंड विल कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर मैग्नेटाइजेशन बिकम ज़ीरो, बट यहाँ पर देर इज़ अ करेंट इन द कॉइल। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं, ये जो एच सी है, दिस वैल्यू इज़ नोन एज कोर्सिविटी। अब कोर्सिविटी बताता है कि हमारी जो मटेरियल है उसका कितना रेजिस्टेंस है टूवर्ड्स स्ट्रे फील्ड, राइट? और फर्दर अगर हम करंट को रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, अगेन विल अचीव द सैचुरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड देन इफ यू फर्दर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द करंट विल हम यहाँ ई पर पहुँच जाएंगे। अगेन ई पर क्या है हमारे पास, रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन, एंड देन इफ यू इंक्रीज द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अगेन विल एंड अप एट ए, ठीक है? तो ये हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ बन गई है जिसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। इन केस ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट्स हम चाहते हैं कि हमारी जो कोर्सिविटी है और रिटेंटिविटी, सो ये हो गया कोर्सिविटी और यहाँ पर हो गया रिटेंटिविटी, हम चाहते हैं दोनों वैल्यूज ज़्यादा हों। सो फॉर परमानेंट मैग्नेट्स वी रिक्वायर हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी, and we want to have a high permeability for the material, right? And for electromagnets we want low coercivity and low retentivity. So this is retentivity and this is coercivity, right? And we want high permeability because हम चाहते हैं कि अगर एक मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर वो मैग्नेटाइज होती है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने, पर जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड को ख़त्म करेंगे तो वो डीमैग्नेटाइज होना चाहिए। सो दैट्स वाई इट शुड हैव लो कोर्सिविटी, राइट? एंड लो रिटेंटिविटी।